हेलो एवरीवन, मैं हूं गोपाल यादव और मैं आप सभी को सीएलआर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। हम लोग लास्ट लेक्चर में बैटरी का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कंडक्टर के बारे में पढ़ा था कि कैसे फ्री इलेक्ट्रॉन होता है तो कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है और वहाँ से करंट का उत्पत्ति होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का है इलेक्ट्रिसिटी का, वो है ओम्स लॉ। तो हम लोग आज अच्छे से ओम्स लॉ पढ़ेंगे, इसके डेफिनेशंस लिखेंगे, इसमें जो डेरिवेशन एक छोटा सा जो फार्मूला आता है वो देखेंगे। उस फार्मूले से रेजिस्टेंस एक नया चीज़ आएगा आप लोगों के लिए, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ये दो ऐसे टॉपिक है जो बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज रेजिस्टेंस एंड व्हाट इज रेजिस्टिविटी एंड इवन दैट की रेजिस्टर क्या होता है। रेजिस्टर, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में बहुत कंफ्यूजन रहता है। 12 में जाकर के भी बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं कि सर इसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टर में क्या फ़र्क है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या फ़र्क है। तो वो सब आज हम लोग अच्छे से डिटेल्स में देखेंगे और ओम्स लॉ का अच्छे से पोस्टमार्टम करेंगे, इनके पार्टे पार्ट तोड़ करके कहाँ क्या होता है, कैसे क्या होता है, सब अभी देखेंगे। तो चलिए पहले इसका हम डेफिनेशन लिख देते हैं और उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसमें जो एक छोटा सा डेरिवेशन वो करेंगे, ठीक। तो ओम्स एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि करंट और वोल्टेज में एक रिलेशन होता है, करंट और वोल्टेज में एक रिलेशन होता है, ठीक। करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वोल्टेज के। इन्होंने क्या बोला कि करंट जो होता है किसी कंडक्टर में, मान लीजिए कोई एक तार है, ठीक, ये मेरा माइक का तार है, तो इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा कि कितना हमने उसको वोल्टेज दिया है। समझ में आया? करंट कितना फ्लो करेगा, ज़्यादा फ्लो करेगा कि कम फ्लो करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, कितना हम लोगों ने उसको वोल्टेज दिया। तो यही एक रिलेशन दिया है उन्होंने, किसने, ओम। ओम जो एक साइंटिस्ट है, उन्हीं के नाम पे ये ओम्स लॉ बना है। ओके, अगर मैं कुछ लॉ दूंगा तो गोपाल्स लॉ बनेगा। वैसे ही फिजिक्स में क्या है, बहुत सारे लॉ हम लोग पढ़ते हैं, तो जो साइंटिस्ट वो लॉ को स्टेट करते हैं, देते हैं, मतलब सामने लाते हैं दुनिया के सामने, तो उनके नाम पे ही वो हो जाता है। तो ये ओम्स थे, एक साइंटिस्ट, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया क्या कि करंट किसी वायर में कितना फ्लो करेगा वो है निर्भर करेगा किस पे, वोल्टेज पे, कि कितना हम वोल्टेज, मान लीजिए हम 10 वोल्ट दिए, सॉरी 20 वोल्ट दिए मान लीजिए, उसमें मान लो कि 5 एम्पियर करंट फ्लो होगा। अब मान लो इससे ज़्यादा हम 50 वोल्ट दिए, यानी कि और ज़्यादा होगा, कुछ मान लो 8 मान लो या 9 मान लो, रैंडम लिख रहा हूँ, इसमें कोई कैलकुलेशन से नहीं, मतलब जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे 100 वोल्ट अगर करेंगे तो ये मान लो 10 एम्पियर या 15 ही कर लो, ठीक। तो कहने का मतलब है ना कि जितना अगर कम डालेंगे वोल्टेज देंगे अगर कंडक्टर में तो कम करंट फ्लो होगा, ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो ज़्यादा फ्लो होगा करंट। तो यही उनका स्टेटमेंट है, यही एक रिलेशन है करंट और वोल्टेज में, जो किसने दिया, ओम्स दिया। ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्या उन्होंने क्या दिया है, ठीक। वो ओम्स लॉ में क्या लिखेंगे कि इट स्टेट्स दैट at a constant temperature, at a constant temperature current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the terminals of that conductor। मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि जो मान लीजिए कोई वायर है, कोई कंडक्टर है, उसमें कितना करंट फ्लो करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो
पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने अप्लाई किया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यहाँ से हम लोग एक स्टेटमेंट जो इसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू के तौर पे लेंगे तो वो क्या बोलेंगे कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है? वोल्टेज। मैंने सेकेंड लेक्चर में पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस जब हम लोग अच्छे से पढ़ रहे थे, उसको उस टॉपिक को कवर कर रहे थे, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज बोला जाता है। बताया था ना? आप लोग अगर अच्छे से उस चीज़ को याद किए होंगे तो आपको पता होगा। तो देखो एक चीज़ मैंने क्या बोला, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। मतलब I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। अब देखिए मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं भी पढ़ा था ऐसे ही और बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं कि ये स्टेटमेंट लिख लिए और डायरेक्ट यहाँ पे जैसे मैं I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V लिखा तो वो लोग क्या करते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये टोटली गलत है। फर्स्ट जो जैसे ये मैंने लिखा ना, एक फर्स्ट लाइन में अगर कोई भी, बहुत मैंने भी पढ़ा था, अब बोलने से कोई मतलब है नहीं, और मैं बहुत सारे बच्चों का जो नोट्स देखते रहता हूँ, बहुत तरह के स्कूल्स के वगैरह के कोचिंग में आते हैं या दूसरे कोचिंग्स के मेरे पास अगर आते थे, इवन डेट कि मैं 12 की बच्चों की बात कर रहा हूँ, ओम्स लॉ जब लिखेंगे तो ओम्स लॉ के ये डेफिनेशन लिख दिए और उसके बाद डायरेक्ट लिख रहे हैं V इज इक्वल टू I, सॉरी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये जो है गलत है बेटा, गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ऐसा थोड़े ना बोला जा रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ऐसा नहीं बोला जा रहा ना। यहाँ पे बोला जा रहा है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है? वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जैसे मैं ये लिखा, अगर कोई लिखा तो ये गलत है। हाँ, इसको कब लिखेंगे? इसके बाद लिख सकते हैं। इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, इसके बाद, पहले नहीं लिख सकते। पहले अगर कोई लिख रहे हैं आप लोग तो बेटा ये गलती है, आप लोग इसको सुधार लो। मैंने भी गलती किया था जब मैं उसको अच्छे से, जब 12 में गया और हमें कोटा में पढ़ाया गया, हमें भी बताया गया उस टाइम कैसे से गलती 10 तक हम लोग करते हैं। सही बात है, मैंने भी किया था। हमारे मतलब जहाँ भी हम लोग पढ़े थे वहाँ पे ऐसे ही लिखा था, ये स्टेटमेंट लिखा है और डायरेक्टली V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये गलत है। हमें 11 जब 12 में पढ़े तो वहाँ भी बताया गया, और जब हम ट्रेनिंग ले रहे थे कोटा से उस समय भी हमें इस चीज़ पे फोकस करके टीचर बताते हैं कि ये 90% 95% लोग ये गलती करते हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट के बाद जो फर्स्ट लाइन आता है ये होगा, ये नहीं होगा। समझ में है? और वो लोग क्या करते हैं, चूंकि इजी हो जाता है, V इक्वल टू IR निकालने में इजी हो जाता है तो ये लिख देते हैं। ऐसा नहीं है, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं उसको, वही यही चीज़ अगर यहाँ लिखेंगे तो सही हो जाएगा। इसके बाद अब देखिए कैसे, जैसे हम लोग बोलते हैं, आप इसको सब ये मैं लिख करके क्रॉस किया हूँ, यानी कि गलती। हम लोग जैसे बोलते हैं कि मान लो x इज इक्वल टू y, तो हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू x, बोल सकते हैं। तो वैसे ही I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, इसका मतलब क्या है कि V इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि ये अब आएगा सेकेंड लाइन में। फर्स्ट लाइन ये है और ये सेकेंड लाइन है। अब ये लिख सकते हैं, पहले ये नहीं लिख सकते फर्स्ट लाइन में, सेकेंड लाइन पे ये लिखेंगे। समझ में आया? तो ये गलतियाँ जो मिस्टेक हैं आप लोग अभी सुधार लीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, करेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ना कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक, तो अब देखिए वो तो हो गया, जो गलती करते थे वो तो हम उस पर डिस्कस कर लिए। अब देखिए यहाँ पे ये प्रोपोर्शनल साइन है, ये तो इसको हटाएंगे, इसकी जगह पे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल टू एंड, इक्वल टू एंड क्या एक कांस्टेंट डालते हैं, जो आप लोग 9th में पढ़े होंगे फिजिक्स में बहुत जगह पे। ठीक, तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे V, और इसको प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू। ओके, उसकी जगह पे हम लोग एक कांस्टेंट लिखते हैं R, क्या लिखेंगे R, और I जैसे है इसको I को I ही रहने देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, V इक्वल टू RI, यानी कि इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से लिखेंगे तो V इक्वल टू IR, जो इजी लगता है सुनने में। ओके,
और यहाँ पे आर क्या है बेटा, आर है हमारा कांस्टेंट, कांस्टेंट है। ओके, और इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। अब एक नया वर्ड यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ, रेजिस्टेंस। ओके ठीक, तो हमारा ओम्स लॉ आ गया, V इक्वल टू आई आर, यही है हमारा ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। ओके, यानी कि वोल्टेज जो है इक्वल टू आई आर है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले ये इसका मतलब समझ लेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि रेजिस्टेंस क्या है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे एक लाइन, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I है, इसका मतलब क्या है, सॉरी पहला स्टेटमेंट तो क्या है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, आप लोग 9th में पढ़े होंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के मतलब कि अगर हम लोग V का वैल्यू बढ़ाएंगे तो I का भी वैल्यू बढ़ेगा। क्या होगा, अगर हम V का वैल्यू बढ़ाएंगे, यानी वोल्टेज हम लोग, अरे एक एग्जांपल देखो ना आप लोग, स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर हम लोग यूज करते हैं, उसमें क्या करते हैं, वोल्टेज को कम रहता है तो बढ़ाते हैं और ज़्यादा रहता है तो कम करते हैं। तो क्या होता है कि वोल्टेज बढ़ाते हैं तो जो मतलब ज़्यादा वोल्टेज पे जो टीवी चलने वाली होती है वो चलने लगती है। और कभी कभी होता है कि ज़्यादा वोल्टेज हो गया तो टीवी मतलब जलने का, शॉर्ट सर्किट होने का डर रहता है, तो उसको कम करते हैं, यानी कि उसको कम करंट की ज़रूरत है, कम वोल्टेज की ज़रूरत है। तो यानी कि क्या करते हैं, V अगर इंक्रीज करेंगे तो हमारा I भी इंक्रीज करेगा। डायरेक्टली का मतलब यही होता है कि अगर V इंक्रीज करेंगे तो I भी इंक्रीज करेगा। अगर V डिक्रीज करेंगे तो हमारा करंट भी डिक्रीज करेगा। समझ में आया, यही रिलेशन है, यही चीज़ समझने की आपको जरूरत है। समझ में आया, तो ये हमारा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। वही उल्टा क्या होता है, अगर इनवर्सली रहता है कोई, मतलब 1/समथिंग, मतलब मान लो अगर यहाँ पे ऐसे रहता है, मान लो कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, मान लो ऐसा, मतलब मैं समझा रहा हूँ दूसरी चीज़ को। तो अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, इनवर्सली का मतलब ये होगा, ये बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये हमारा ओम्स लॉ हो गया। इससे हमें पता क्या चला कि जितना हम लोग वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना ही करंट बढ़ेगा। ओके, और करंट बढ़ेगा, साथ साथ में एक नया चीज आया है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस हम लोग देखेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। ओके, लाइट ऑफ करो बाहर वाला। ओके, तो जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है उसको देख लेते हैं। रेजिस्टेंस देखो क्या होता है, रेजिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं अवरोध, मतलब रुकावट पैदा करना। ओके, क्या रुकावट पैदा करना। तो आखिर वो किसका रुकावट पैदा करेगा, चीज है ना कि किसका रुकावट पैदा करेगा। तो हम लोग देखे थे कि वायर कंडक्टर, ओके, ये कंडक्टर हम लोग, थोड़ा खराब डायग्राम है लेकिन कंसीडर करो। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। डायरेक्शन मैंने ऐसे लिया है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो हमारा करंट प्रोड्यूस होता है। तो रुकावट भी होगा अगर, तो इलेक्ट्रॉन का ही होगा ना, समझ पा रहे हो बात। अगर रुकावट भी होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। ओके, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। जैसे हम लोग मान लो कि ये रिवर फ्लो कर रही है, रिवर, ये रिवर है, इसमें पानी फ्लो कर रही है। तो कहीं कहीं देखते होंगे कि बीच में अगर मान लो थोड़ा पहाड़ आ गया, मतलब उसमें पत्थर बरस आ गया। कभी कभी नदी में होता है कि कहीं बीच बीच में पत्थर हो जाता है या टापू है। तो मान लो यहाँ पे पत्थर है, ये पत्थर है, तो अब क्या होगा, ये टकराव होगा, यहाँ पे पानी कुछ रुकेगी ना। अगर बीच में कुछ चीज जो है, मान लो पत्थर है या पेड़ पौधा, बहुत सारा जंगल आ गया रास्ते में, तो यहाँ पे क्या होगा, पानी के जो फ्लो है वो थोड़ा ना थोड़ा बहुत रुकेगा ना, वो डाइवर्ट होगा ना, उसमें टाइम लगेगा ना उसको पास होने में, है ना। समझो आप एक चीज बात को, ठीक। या मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ इस चीज को समझाने के लिए। हम लोग दशहरा घूमने जाते हैं, दुर्गा माँ के मंदिर देखते, सॉरी मूर्ति देखते हैं हम लोग दशहरा में। तो क्या होता है कि देखते होंगे कि हम लोग जब गुजरते हैं तो अगर ज़्यादा भीड़ रहा तो उस ज़्यादा भीड़ से हमें गुजरने में ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वहाँ पे हमें रुकावट पैदा होता है। आगे पीछे लोग टकराते हैं और उनसे टकरा के साइड हो करके हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ऐसा होता है ना।
ये तो प्रैक्टिकल, आप लोग हर एक साल दशहरा पूजा में जाते होंगे, घूमते होंगे, ये प्रैक्टिकल चीज़ है। ओके, तो एक चीज़ मान लो रास्ता एक साफ है, उसमें हमारा स्पीड, और एक जहाँ पे मेला जो भीड़ भाड़ है उसमें हमारा स्पीड, तो जहाँ भीड़ भाड़ है हमारा रुकावट पैदा होगा हमारे लिए। ओके, तो वही चीज़ होता है जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है ना, तो इसमें बहुत सारा एटम होता है। कोई भी कंडक्टर अगर है तो उसमें क्या है, एटम से बना हुआ है, एटम मॉलिक्यूल, उसके बाद कोई चीज़ एलिमेंट या कंपाउंड या मिक्सचर जो बनता है। ओके, तो कंडक्टर क्या है, कंडक्टर एक वायर है, तो वो किस चीज़ से बना हुआ है, एटम से बना हुआ। तो इसमें एटम क्या है, एटम से छोटा होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, यानी कि इसमें और भी एटम हो गए, तो वो क्या होता है ना कि आपस में एटम टकराते हैं, समझ में है, आपस में टकराते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो दूसरा जो आगे मान लो यहाँ पे एटम होगा, यहाँ पे टकराया, फिर यहाँ पे कोई एटम हो वहाँ पे टकराया, यहाँ पे कहीं पे एटम होगा, जैसे फ्लो कर रहा है ऐसे आ रहा है, यहाँ पे एटम मिल गया, टकराया, थोड़ा साइड हुआ। जैसे हम लोग भीड़ में कैसे टकराते हैं, तो वही जो है ना जो बीच में अवरोध हो रहा है, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो रुकावट हो रही है, उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। समझ में है, जैसे हम लोग दशहरा में जैसे भीड़ से हमारा जो रुकावट पैदा होता है, हमें डिले होता है आगे जाने में, वही क्या है, जो भीड़ है वो हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस है, और हम क्या है, इलेक्ट्रॉन है। समझ में, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, ये प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर होता है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या टू फ्लो ऑफ करेंट। ओके, तो ये आई होप ये समझ में आ गया होगा। रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझ गए होंगे आप लोग। हम लोग अभी क्या करेंगे, इसको मैं रब करता हूँ और रेजिस्टेंस का डेफिनेशन लिखता हूँ, और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इस पे 2 क्वेश्चन करेंगे ओम्स लॉ पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस फॉर्मूले बेस करेंगे क्वेश्चन, पुट एंड अगेन, ज़्यादा टफ तो 10th में आता नहीं है। हाँ, लेकिन 10th के जो सिलेबस होते हैं उनके अकॉर्डिंग एनटीपीसी नहीं है, एनटीपीसी बहुत बड़ा एग्जाम होता है, ग्रेजुएशन के बाद होता है। ओके, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, 2 एग्जाम्पल्स करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, अभी रेजिस्टेंस का डेफिनेशन लिखेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस को हम लोग अच्छे से अभी देख लिए हैं फुल कि क्या करता है, वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपोज करता है, मतलब रोकता है। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अवरोध, मतलब रुकावट पैदा करने वाला। मतलब किसका रुकावट को पैदा करता है, किसका रुकावट पैदा करता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, मतलब इलेक्ट्रॉन के जो बहाव है उसको कौन रोकता है, कौन रोकता है, कंडक्टर के अंदर जो एटम होते हैं उसमें कोलिजन होता है और रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। ओके, तो लिखते हैं रेजिस्टेंस, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, इसको रेजिस्टेंस को। ओके, इंटीजर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मटेरियल और कंडक्टर टू अपॉन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और करंट, इलेक्ट्रॉन लिखो या करंट, दोनों बात सेम ही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा एक छोटा सा डेफिनेशन, एकदम सिंपल डेफिनेशन लिखेंगे, ज़्यादा इसका कुछ टफ डेफिनेशन होता नहीं है। आप बुक में भी देखेंगे तो लैंग्वेज थोड़ा अलग रहेगा, लेकिन यही रहेगा, एकदम सिंपल में ही लिखते हैं वो लोग भी, बुक वाले भी। ओके, तो ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं लेने का है। ओके, तो रेजिस्टेंस क्या होता है अभी मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकता है। बीच में मान लो ये एटम हो गया, तो एटम के साथ टकराया सब इलेक्ट्रॉन, फिर इधर गया, फिर यहाँ पे एटम इधर गया, तो यहाँ पे एटम मिला, तो फिर टकरा के ऐसे हुआ, फिर इधर आया, फिर यहाँ से ऐसे टकराया था ऐसे, तो वैसे मतलब कि टकरा के आगे बढ़ता है। तो टकराएगा तो अवरोध तो होगा ही, मतलब रुकावट तो इलेक्ट्रॉन को हो गई, तो ये क्या है, रेजिस्टेंस है। अब हम लोग देखेंगे कि इसका यूनिट क्या होता है, क्या होता है यूनिट। यूनिट होता है SI, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस
इज ओम, क्या होता है ओम। ओके, और इसको हम लोग लिखते हैं कैसे, सिंबलाइज करके ओम, ये होता है, इसको बोला जाता है ओमेगा। क्या बोला जाता है ओमेगा, इस सिंबल को क्या बोला जाता है ओमेगा। ओके, और ओम और यूनिट के सिंबल यही लिखा है, ओमेगा ही लिखाता है। इसका है ये रेजिस्टेंस का। ओके, तो ये हमारा फुल रेजिस्टेंस हो गया और ओम्स लॉ हो गया। इसमें एक टॉपिक आता है रेजिस्टिविटी, जो कि अभी नेक्स्ट है। उससे पहले हम लोग सवाल करते हैं, थोड़ा सा सिंपल सवाल करेंगे। ओके, और उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। ओके, तो सवाल 2 है, बहुत सिंपल है, वो कर लेते हैं पहले, तब हमें फॉर्मूला याद हो जाएगा, कैसे अप्लाई करते हैं वो भी हमारे पास आ जाएगा। क्योंकि फॉर्मूले याद करने के लिए हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, कि कॉन्सेप्ट अगर पता चल गया तो फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए और वो याद रहना चाहिए। ओके, तो इसलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन कुछ, ताकि हमें अप्लाई कैसे करते हैं ओम्स लॉ को वो पता चल जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन है हमारे पास कि कोई 2 वायर है, क्वेश्चन पूरा लिखना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points of a wire is 0.1 वोल्ट। ओके, तो यहाँ पे फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट वायर कैरिंग। अच्छा, 2 पॉइंट ऑफ वायर कैरिंग, अब वायर कैरिंग करेंट तो दिखाएंगे, कैरिंग टू एम्पियर करेंट। ओके, इज 0.1 वोल्ट, मतलब 2 एम्पियर करंट को फ्लो कराने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए, तो 0.1 वोल्ट चाहिए। ओके, तो फाइंड आर, मतलब आर हमें पता करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं कि गिवन क्या है। तो चलिए देखते हैं गिवन क्या है। हमारे पास करंट कितना दिया हुआ है, आई का वैल्यू है 2 एम्पियर। ओके, और वी का वैल्यू है 0.1 वोल्ट। तो आर, अब हम लोग देखे होंगे, अगर हम लोग V = IR देखे थे, क्या ओम्स लॉ ये था हमारा, क्या था ओम्स लॉ। तो यहाँ से हम लोग 2 फॉर्मूले और निकाल सकते हैं, जो वहाँ पे हमने छोड़ दिया था, अभी उसको देख लेते हैं। अगर V = IR है तो R अगर हमको चाहिए होगा तो हम लोग लिख सकते हैं ना, V/I = R, किया जाएगा ना। R चाहिए तो I नीचे चला गया। ओके, एक और आ जाएगा यहाँ से, अगर हमें R चाहिए होगा, सॉरी I, तो अगर I चाहिए होगा तो I = क्या हो जाएगा, V/R, मतलब ये 3 फार्मूला इसके साथ ही है। तो हमें क्या चाहिए, R, तो R चाहिए तो हमें V/I चाहिए, यानी कि वोल्टेज कितना है हमारे पास, चलो V/I, यानी कि वोल्टेज कितना है 0.1 एंड करंट कितना है 2। ओके, इसको कट करेंगे तो क्या होगा, चलो इसको अगर हम लोग ये करते हैं 1, तो ये हो जाएगा नीचे 20 होगा ना, तो ऊपर हो गया 1/20। ओके, एक और अगर 0 हम लोग बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, होगा ना। ये कुछ गलत कर रहे हैं क्या, ये सिंपल तो है। ओके, तो नीचे आ गया 20, फिर हम लोग क्या करेंगे, 0 पुट पॉइंट करेंगे, एक और 0 देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 आ जाएगा। ओके, और 100/20, सॉरी हाँ सॉरी ओके, ये 0.05 आता है इसका आंसर। तो R का वैल्यू क्या आ गया, 0.05 ओम। ओके, 0.0 ओम, ओमेगा। तो ये देख लीजिए, बहुत सिंपल फॉर्मूले पे बेस था, बस इसको काट दीजिए
तो नीचे हो जाएगा 0 और उसके बाद ये एक और पॉइंट 0 डालेंगे, पॉइंट के बाद एक और 0 करके कट करेंगे तो 20,500 हो जाता है। ओके, और ये आ जाता है। ठीक, तो ये हमारा एक और क्वेश्चन करेंगे इसी के बेस पे, दूसरा, वो भी सिंपल ही करेंगे, बहुत सारा सिंपल ऐसे ही पुट करना है और गेन करना है। तो उसमें इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, जो गिवन है वो पढ़ देंगे और गिवन लिख देंगे, क्योंकि लिखने में टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है, लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा, एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें वोल्टेज क्या है 24 वोल्ट है। ओके, मतलब 24 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट किया है एंड रेजिस्टर ऑफ 60 ओम, मतलब आर कितना है 60 ओम है। ओके, व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट, इसमें पूछ रहा है कि करंट क्या होगा, इसमें क्या पूछ रहा है कि करंट क्या होगा, यानी कि आई हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा, आई, सिंपल है, हम लोग लिखते हैं V इक्वल टू आई आर, आई हमें पूछ रहा है, यानी कि आई क्या हो जाएगा V अपॉन आर। V कितना दिया हुआ है 24, कितना दिया हुआ है 24, आर कितना दिया हुआ है 60, इसको कट करके देखते हैं, कितना 12 से करेंगे तो 2, और ये नीचे क्या आएगा 5, इसको अगर हम लोग कट करेंगे कितना आएगा 0.4 आएगा, क्या होगा 0.4 आएगा, यानी कि हमारे पास करंट का वैल्यू क्या आ गया, करंट इक्वल टू 0.4 एम्पियर। तो ये कुछ सिंपल हमने दो न्यूमेरिकल सॉल्व किए। अब पढ़ेंगे हम लोग, एक इसमें टॉपिक आता है VI ग्राफ, गर्मी कितना हो रहा है यार, VI ग्राफ, मतलब ये ओम्स लॉ के ही पार्ट है, जिसमें हम लोग करेंट एंड वोल्टेज के बीच में एक जो ग्राफ आता है उसको हम लोग देखेंगे। क्योंकि हम लोग अभी वोल्टेज और करेंट के बीच में जो रिलेशन देखे थे ओम्स लॉ के थ्रू, क्या होता था कि करेंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वोल्टेज के। ओके, तो करेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, तो उसका कुछ ग्राफ भी बनेगा ना, अगर किसी चीज के बीच में रिलेशन है तो उसमें ग्राफ भी बनेगा। तो वो ग्राफ देखते हैं कैसे होता है, वो इम्पोर्टेंट पूछ भी देता है, CBSE में पहले पूछ दिया है 10th के एग्जाम में, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक अगर आप देखोगे तो उसमें पूछा हुआ है VI ग्राफ, और बहुत इजी होता है। अगर स्लोप का मतलब अगर आप लोगों को पता होगा ना, तो बहुत इजी से हम लोग क्या करेंगे, VI ग्राफ को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं, वोल्टेज और करंट ग्राफ। ओके, ये टॉपिक है। ओके, तो वोल्टेज और करंट ग्राफ है, यानी कि हम लोग पहले ड्रॉ करते हैं y एक्सिस, और एक मैंने ड्रॉ किया x एक्सिस। ओके, y एक्सिस पे मैंने किसको रखा, वोल्टेज को, और x एक्सिस पे किसको रखेंगे, करंट को। ओके, अब एक चीज आप लोग जानते होंगे कि स्लोप, एक वर्ड आएगा स्लोप, इसमें स्लोप हमें फाइंड आउट करना है, मतलब स्लोप कितना आएगा और वो स्लोप कहलाए क्या आएगा, क्या कहलाएगा स्लोप, ये हमें देखना है। तो स्लोप का मतलब क्या होता है ये पहले समझिए। स्लोप का मतलब क्या होता है, आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे साइन थीटा कॉस थीटा, या पढ़ भी लिए होगे शायद ट्रिग्नोमेट्री में टेन थीटा, और उसी में ट्रिग्नोमेट्री के ही अगले पार्ट में होता है हाइट एंड डिस्टेंस करके चैप्टर आता है आप लोगों को मैथ में। ओके, तो वहाँ पे बहुत सारे स्लोप फाइंड आउट करना है, एंगल, तो उसमें हम लोग दो तरह के एंगल पढ़ते हैं। स्लोप का मतलब होता है ढलान, मतलब ढलान, तो दो तरह के एंगल पढ़ते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब अगर कोई एंगल ऐसे जा रहा है ऊपर की ओर, ठीक, यहाँ से, तो ये क्या हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर मान लीजिए ये पॉइंट है और ये ऐसे एंगल है, ओके, इस तरह से, तो ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ
ये जो थीटा का वैल्यू है ये एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो कि आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ चुके हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी वोल्टेज और करंट के बीच में एक रिलेशन होगा, एक एंगल बनेगा, क्योंकि हम लोग अभी अभी देखे थे क्या होता है कि I जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है, या दूसरे शब्द में इसको हम लोग बोलते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये अभी हम लोग ने ओम्स लॉ में देखे थे। तो यहाँ पे हम लोग देखने के लिए मैं कुछ पॉइंट डालूंगा, और ये क्या है हमारा जीरो है, ओरिजिन क्या है जीरो। तो यहाँ पे हम करंट डालते हैं, मान लो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट लिखा, 3, 4 एंड 5। इसके डबल हम लोग इधर लेते हैं। डबल इसलिए आप 4 टाइम भी ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग, लेकिन डबल इसलिए लिखते हैं कि हमेशा वोल्टेज ज़्यादा लेते हैं तब जा करके करंट कम होता है। मतलब कम मतलब मान लो 10 वोल्टेज लेते हैं 1 एम्पियर, कुछ ऐसा होगा इस हिसाब से। तो वोल्टेज हमेशा, वोल्टेज का मात्रा हमेशा ज़्यादा रहता है करंट से, ये बात समझ लो। तो यहाँ पे मैं लूँगा 2, 4, 6, 8 और ये 10 ऊपर। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे कि वोल्टेज अगर 2 रहेगा तो करंट कितना रहेगा। वोल्टेज अगर 2 रहेगा तो करंट कितना रहेगा, ये देखिए वोल्टेज 2, तो यहाँ से एक ड्रॉ किया, एक कुछ ये आ गया यहाँ, ओके, और ये आ गया 1 पे, ठीक, ये आ गया एक पॉइंट यहाँ पे। अगर वोल्टेज 4 रहा, चलिए तो 4 वोल्टेज रहा तो हम करंट कितना होगा, करंट कितना होगा 2। तो V का वैल्यू अगर 4 है तो करंट का वैल्यू क्या है 2। चलिए देखते हैं, ये हो गया और ये हमारा हो गया, ठीक। ये एक और पॉइंट आया। अगर वोल्टेज 6 रहा, वोल्टेज की वैल्यू अगर 6 रहा तो करंट का वैल्यू क्या होगा, एक्स एक्स पे देखिए 3, क्या रहेगा 3। एक और आ गया पॉइंट। अगर वोल्टेज का वैल्यू 8 रहा तो चलिए लेके देखते हैं, बराबर जा रहा है ना, हाँ जा रहा है। तो ये हो गया हमारा थोड़ा टेढ़ा मेरा हो गया, कोई बात नहीं, आप लोग देख सकते हो कोई फिक्स स्केल से नहीं लिया है। अगर 10 लेंगे तो y एक्सिस पे 10 यहाँ पे, और x एक्सिस पे कितना है 5। अगर हम इन सब लाइन को मिलाते हैं, इस पॉइंट को, इस पॉइंट सब पॉइंट को हम लोग मिलाते हैं तो क्या आएगा, ये कुछ ऐसे आएगा ना, स्ट्रेट लाइन, यहाँ से यहाँ मिल गया, ये अच्छा लगा, सीधा गया। ओके, हम लोग इस सब पॉइंट को मिला है तो कुछ एक ये लाइन बन गया, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। क्या बेटा, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट बढ़ते जा रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है करंट भी बढ़ रहा है, यानी ऊपर भी बढ़ रहा है और नीचे भी राइट साइड बढ़ते जा रहा है। ओके, अब देखो मेन स्लोप क्या होता है। तो अगर ये ऊपर जा रहा है तो आपको दिख रहा है कि कुछ एंगल बनाया गया यहाँ पे, कुछ ये एंगल कुछ ऐसे बना सकता है ना, ये और इसको हम अगर मिला देते हैं ये लाइन को, इस लाइन को, तो ये देखो क्या है, एक थीटा एंगल बना, इसी को स्लोप बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इस थीटा को ही स्लोप बोलेंगे, और उसका वैल्यू क्या होगा, tan थीटा। स्लोप का वैल्यू क्या होता है, tan थीटा, फॉर्मूला होता है स्लोप का। ये जो थीटा है यही स्लोप है, स्लोप इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। ओके, ये आ गया। अब यहाँ पे एक चीज और देखेंगे हम लोग, अगर देखते हैं ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक, कुछ ऐसे लेंगे सिमिलर, ये थीटा है। ओके, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेस, और ये क्या होता है हाइपोटेनस। ओके, तो tan थीटा आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे कि परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस होता है। क्या होता है बेटा, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी कि p बाई क्या हो जाएगा b। p क्या है, परपेंडिकुलर है, और b क्या है, बेस है। तो वो तो मैंने अलग से डायग्राम बना के समझाया। इसमें देखिए आप लोग, यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, ये, और बेस क्या है, ये, मतलब यहाँ से यहाँ। ओके, तो चलिए लिख देते हैं, और इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए परपेंडिकुलर कहाँ से, यहाँ से देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ,
यानी कि नीचे 2 है और ऊपर 10 है। क्या है? नीचे 2 और ऊपर 10, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। ओके, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 10 - 2। ओके, और बेस, तो बेस देखते हैं, ये फाइनल क्या है 5 और इनिशियल क्या है 1, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 5 - 1। ये हमारे पास क्या आ गया 8 / 4 दैट इज 2, यानी कि tan थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 2। और ये tan थीटा क्या है स्लोप है ना। tan थीटा का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 2 और tan थीटा क्या है स्लोप। अब ध्यान से देखिए P/B किए, यानी कि P पे हमारा परपेंडिकुलर में क्या है वोल्टेज है, देख रहे हैं ना, परपेंडिकुलर में वोल्टेज का वैल्यू, और बेस यानी कि जो एक्स एक्सिस पे सॉरी एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यू करंट का वैल्यू है, यानी कि P/B की जगह पे हम लोग जो P/B लिखे तो यहाँ पे हम लोग वोल्टेज अपॉन करंट लिख सकते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर में वोल्टेज है और बेस में क्या है हमारे पास करंट है। तो tan थीटा का वैल्यू हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं ना कि tan थीटा जो वैल्यू आ गया वो तो ठीक है, tan थीटा = 2 ये तो आ गया, लेकिन यहाँ से ये भी तो लिख सकते हैं हम लोग V/I, और V/I किसका फॉर्मूला है R। अभी देखे थे ना R = क्या होता है V/I। अभी जिसका वैल्यू कितना है 2, यानी कि 2 ओम आया होगा। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है ओम होता है ना, तो R = 2 ओम। तो ये हम लोग एक ही डायग्राम में ये VI ग्राफ एंड उसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं इसी पे लेकर के एक देख लिए, ये क्वेश्चन लेकर के हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो ये VI ग्राफ है। VI ग्राफ मतलब क्या होता है वोल्टेज और करंट के बीच के जो ग्राफिकल रिलेशनशिप होता है वो है ये। और क्या होता है स्लोप क्या होता है एक स्ट्रेट लाइन होता है, क्या होता है स्ट्रेट लाइन बनता है, उसका वैल्यू क्या होता है रेजिस्टेंस होता है। स्लोप = रेजिस्टेंस लिख सकते हैं यहाँ पे, tan थीटा लिखो, रेजिस्टेंस लिखो, और रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे निकल गया V/I हम लोगों ने अभी इस क्वेश्चन को करके देख लिया। ओके, तो आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे एक अगला टॉपिक है कि रेजिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करता है, मतलब किस किस चीज से प्रभावित होता है। क्या होता है किस किस चीज से प्रभावित होता है, मतलब फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। तो वो अभी हम लोग टॉपिक लिखेंगे और उससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे पास आएंगे। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो अभी हम लोग देखेंगे। चलिए टॉपिक लिखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। ठीक, किन किन चीजों पे रेजिस्टेंस जो है डिपेंड करता है, किन किन चीजों पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो चलिए देखते हैं किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। पहला है लेंथ पे, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, मतलब कंडक्टर के लेंथ पे वो डिपेंड करता है। ठीक, मतलब कि जितना बड़ा कंडक्टर होगा उतना ही ज़्यादा उसमें रेजिस्टेंस होगा पहला, यानी कि यहाँ से दैट इज R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, मतलब लेंथ पे अफेक्ट करता है, लेंथ इसको बहुत अफेक्ट करता है, मतलब लेंथ पे वो डिपेंड करता है। जितना लंबाई मान लो हम लोग इतना लंबा एक कंडक्टर बनाया, ठीक, तो इसमें क्या होगा ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। और मान लो छोटा एक कंडक्टर आएगा, क्या रहेगा कंडक्टर छोटा, तो इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा कम होगा, इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा ज़्यादा, क्योंकि इसका लेंथ ज़्यादा है, इसका लेंथ ज़्यादा और इसका लेंथ कम है। तो जितना ज़्यादा लेंथ उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस, ये पहला हो गया। ओके, सेकेंड है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर या कंडक्टर बोल दो। मतलब ये क्या होता है, ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना आप एरिया को बढ़ाओगे, यानी कि वायर के जो एरिया होता है, जैसे कि बताया था ना कि मान लीजिए ये वायर है,
तो इसकी जो ये वाले पार्ट है ना, ये लंबाई है जिसको एल बोलते हैं ये, और जो ये वाला पार्ट है ना ये, यानी कि ये वाला पार्ट ये, तो इसको बोलते हैं एरिया। इसको क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कि जितना हम वायर की मोटाई बढ़ाएंगे, जो घर में हम लोग वायर जो देखते हैं वही उसी वायर की बात कर रहे हैं, वो देखते हैं ना छोटा सिलिंड्रिकल टाइप का रहता है, उसको काटते हैं बीच से तो मतलब कुछ सिलेंडर की तरह दिखता है, ऐसा ही रहता है ना, ठीक। तो इसमें सेकंड में क्या बोल रहा है कि रेजिस्टेंस जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो ये आता है यहाँ से R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, मतलब जितना एरिया हम लोग बढ़ाएंगे उतना क्या होगा? रेजिस्टेंस कम होगा। एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। यहाँ से देख लेते हैं, अगर ये बढ़ाते हैं तो ये घटेगा, मतलब ए को एरिया को बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस क्या हो गया? घट गया। अगर एरिया को घटाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ाएंगे। देख लो ना, हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए एक वायर है, इसका ये मोटाई है, ओके, ये मतलब बहुत पतला है वायर, ओके, बहुत पतला वायर है इसका, तो वहाँ पे क्या होगा? बहुत कम जगह मिलेगा इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने के लिए, तो वहाँ पे ज़्यादा कोलिजन होगा। अगर मान लीजिए हम लोगों को एक गली से जाना, पतला गली से, ओके, तो पतला गली में 4-5 लोग घुस जाएंगे, तो हम लोगों में ज़्यादा टकराव होगा, एक दूसरे से रगड़ के जाएंगे। वही अगर वो गली की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा होगा तो हम लोग आराम से चले जाएंगे ना, यानी कि उसमें हमारा टकराव कम होगा, और टकराव कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। अब पतली गली में क्या होगा? टकराव ज़्यादा होगा, यानी कि हम लोग को रुकावटें ज़्यादा पैदा होगी, यानी कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। यानी कि पतली गली में रेजिस्टेंस ज़्यादा, और मोटी जो गली होगी, चौड़ी गली होगी, उसमें रेजिस्टेंस कम, यानी कि एरिया यहाँ पे पतला है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा अवरोध होगा। और वही अगर हम लोग ये वायर बनाते हैं चौड़ा, कितना उसका एरिया हम लोग बढ़ा दिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो गया? ये एरिया क्या हो गया? बढ़ गया, यानी कि रेजिस्टेंस यहाँ पे बढ़ जाएगा। समझ में आया? गली वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको आप लोग देखिए। और तीसरा है इसका फैक्टर नेचर ऑफ कंडक्टर, यानी कि मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब जिससे कंडक्टर बनता है, नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल जैसे कि मान लीजिए सिल्वर है, किस चीज़ से बना है? कंडक्टर है या इंसुलेटर है या सेमी कंडक्टर है, तो उस पर भी डिपेंड करता है, ओके। तो इसमें क्या होता है? नेचर ऑफ कंडक्टर से एक वर्ड जनरेट होता है, रेजिस्टिविटी। क्या होता है? रेजिस्टिविटी। नेचर ऑफ कंडक्टर से एक वर्ड जनरेट होता है, रेजिस्टिविटी। अभी हम लोग पढ़े थे रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, और उसी से रेजिस्टिविटी। कहने का मतलब है ना कि हर एक एलिमेंट जो भी कंडक्टर है उसका अलग अलग रेजिस्टिविटी होगी, मतलब उसमें रेजिस्टेंस। जैसे मान लीजिए कंडक्टर है, अब कंडक्टर में करंट फ्लो करती है, कंडक्टर में करंट फ्लो करती है, यानी कि वहाँ पे अवरोध कम होता होगा, तभी तो करंट मतलब फ्लो कर रही है। वही कोई ऐसा कंडक्टर है जिसमें थोड़ा सा करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि उसमें ज़्यादा अवरोध होता होगा। अब मान लो इंसुलेटर है, जैसे लकड़ी है, अब लकड़ी से करंट फ्लो करा सकते हो क्या? नहीं ना, तो मटेरियल है, मतलब कुछ मैटर है, उससे क्या होता है? करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यानी कि वहाँ पे अवरोध ज़्यादा होगा। समझ में? नेचर ऑफ मटेरियल कहने का मतलब किस चीज़ से वो बना है वो भी मायने रखती है रेजिस्टेंस के लिए। तो वहाँ से क्या होगा? हमारा रो का एक नया नाम रेजिस्टिविटी आया है, जो एक कांस्टेंट हम लोग अभी देखेंगे इसके बाद। अब चौथा क्या है? टेम्परेचर। क्या ब्लैक वाला से लिख देते हैं, टेम्परेचर, ठीक। टेम्परेचर पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब जैसे कैसे देखेंगे? जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर किसी कंडक्टर के देंगे तो वहाँ पे कोलिजन ज़्यादा होता है। टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो टकराव ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए एक वायर है, ओके, तो यहाँ पे हम टेम्परेचर क्या किए? हाई कर दिए, मतलब टेम्परेचर को बढ़ा दिया। तो जब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये एटम उटम हमारा खाली है, इसमें बहुत सारा एटम है, और ये इलेक्ट्रॉन जो इसमें टकराएंगे तो
तो जैसे जैसे हम लोग का टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन बढ़ते जाता है, मतलब उसके बीच में जो कोलिजन, मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से मूव करेगा और वो क्या करेगा, एक दूसरे से लड़ेगा। ज़्यादा जो होता है एटम जो होता है एक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है, जब टेम्परेचर बढ़ाता है तो एटम एक्टिव हो जाएगा, और एटम एक्टिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये सब बार बार इलेक्ट्रॉन के रास्ते में आ जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन के जो फ्लो है उसको क्या करेगा, बाधित करेगा, रोकेगा उसको। इससे क्या पता चलता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, रेजिस्टेंस घटेगा। ओके, तो इन सबको अगर हम लोग एक जगह करते हैं तो ये कहाँ गया, हाँ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो वहाँ से हम इन दोनों फॉर्मूले को अगर एक जगह करेंगे तो एक रिलेशन आता है, जो रेजिस्टेंस का रियल फॉर्मूला आता है वो देखते हैं क्या आता है, कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। इन दोनों का अगर हम लोग इसको इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग इकट्ठा करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो उसके बाद आता है एक ये L/A आ जाएगा। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को, जो प्रोपोर्शन का जो साइन है, इसको हटाएंगे तो यहाँ पे जो हम लोग हटाते हैं, तो ये रो, जो ये रो बोला था ना, नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब हर एक मटेरियल का अलग अलग अपना अपना रेजिस्टेंस होता है, तो ये रो आ जाएगा और यहाँ से रो L/A हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है ना रेजिस्टेंस का, रो L/A, ये इसका खुद का फॉर्मूला है, खुद का रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है यही है, रो L/A। और रो क्या है, रो क्या है, रो है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। ओके, रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब हर एक मटेरियल का अपना अपना रोकने का, मतलब अवरोध पैदा करने का, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करने का अपना अपना क्षमता होता है। ओके, हर एक मटेरियल का अलग होगा। अब जैसे कि क्या होता है कि सिल्वर अच्छा कंडक्टर, बेस्ट, मतलब सिल्वर से, कॉपर से भी ज़्यादा अच्छे से कंडक्ट करता है सिल्वर, तो उसमें क्या होगा, रेजिस्टिविटी कम होगा, यानी कि वो क्या करता होगा, सिल्वर अगर बहुत ज़्यादा उससे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, उसके मतलब क्या है कि उसमें रेजिस्टेंस कम होगा। तो वो किसका प्रॉपर्टी है, उस सिल्वर का प्रॉपर्टी है ना, कि उसमें रेजिस्टेंस कम होगा, है ना। वही अगर हम उससे कंपेयर करें कॉपर के, तो उससे कम कंडक्ट करता है सिल्वर से, यानी कि सिल्वर से ज़्यादा इसमें रेजिस्टेंस होगा, इसके इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा अवरोध पैदा होते होंगे, इसलिए वो उससे कम कंडक्ट कर रहा है। उससे भी कम अगर हम लोग देखें तो एल्यूमिनियम का होता है। एल्यूमिनियम क्या करेगा, एल्यूमिनियम में सिल्वर और कॉपर से कम करंट फ्लो होता है, यानी कि एल्यूमिनियम में रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टिविटी, जो रोकने का, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकने का जो प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा होगा, तब ना उसमें करंट कम फ्लो हो रहा है। वैसे ही कुछ कुछ है जो एनसीईआरटी में रेजिस्टिविटी का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग देखेंगे। अब यहाँ से एक और चीज़ हो गया, अगर रो R = L/A है, तो यहाँ से रो का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो रो का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये R है, इधर A चला जाएगा, यानी कि RA और अपन क्या हो जाएगा L। तो रो का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, RA/L। अब यहाँ से इसका हम लोग देखेंगे यूनिट, इसका यूनिट देखेंगे क्या होगा रो का। तो R क्या है, रेजिस्टेंस, यानी कि ओम। ओके, और A है यानी कि एरिया, यानी कि मीटर स्क्वायर, L है यानी कि मीटर। तो एक M से एक M कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया, ओम मीटर, यानी कि रो का जो यूनिट है वो क्या है, ओम मीटर। SI यूनिट क्या होता है रो का, ओम मीटर आएगा। ओके, तो आई होप कि आपको रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और बाकी जो ओम्स लॉ हुआ, रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, लेंथ पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, एरिया पे डिपेंड करता है,
नेचर ऑफ मटेरियल यानी कि रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ये सब आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसमें रेजिस्टिविटी कुछ एनसीईआरटी में दिया हुआ रेजिस्टिविटी कुछ मटेरियल का, मेटल का तो सबका नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ लिखवा देते हैं ताकि आपको फर्क पता चल जाए कि किस मटेरियल में कितना ज़्यादा रेजिस्टिविटी होता है, यानी कि वो कितना ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर सकता है। ओके, तो ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे क्योंकि एनसीईआरटी में आप लोग देख सकते हो। आप लोग जा करके एक बार एनसीईआरटी को फॉलो करो, उसको पढ़ो, तो उसमें लगभग 15 से ज़्यादा दिए हुए हैं। हम 3-4 ही लिखेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो इसमें दिया हुआ है सिल्वर का, एनसीईआरटी से ही मैंने लिया है। सिल्वर का रेजिस्टिविटी दिया हुआ है कितना, 1.60 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ये सिल्वर का है। ओके, उसके बाद कॉपर का है। तो कॉपर का देखिए 1.69 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर दिया हुआ है। देखिए यही तो फर्क आपको दिख जाएगा। देखिए सिल्वर में 1.6 दिया हुआ है और यहाँ पर 1.69 दिया हुआ है, यानी कि इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है, सिल्वर में रेजिस्टेंस ज़्यादा है। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, मतलब मटेरियल की प्रॉपर्टी है ना। देखो सॉरी, सिल्वर में क्या है 1.6 रेजिस्टिविटी है और कॉपर में 1.69 है। तो ये देखो 1.69 जो है 1.60 से तो ज़्यादा है, ज़्यादा है ना, यानी कि इसमें कम रेजिस्टेंस है और इसमें ज़्यादा है। इससे क्या पता चलता है कि ये ज़्यादा कंडक्ट करेगा और ये इससे कम कंडक्ट करेगा, क्योंकि इसमें देखो रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, इसमें कम है। जिसमें ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगा वो उसमें कंडक्ट कम करेगा, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन कम पास होगा, उसमें करंट कम पास होगा। और जिसमें कम रेजिस्टिविटी होगा उसमें करंट बहुत अच्छे से फ्लो करेगा, मतलब ज़्यादा फ्लो करेगा। तो ये तो मेटल हो गई ये सब। कुछ और देख लेते हैं। इसमें है एक मैग्नीन, मैग्नीन है, एक एलॉय है ये। तो इसका कितना होता है वैल्यू, 44 इंटू 10⁻⁻8। देखो ये कितना हो गया, ये लोग क्या था 1.6 यानी ये देखो 44, मतलब इससे कितना ज़्यादा है, यानी कि इसकी रेजिस्टिविटी रू कितना है, ज़्यादा है ये, यानी कि ये जो होगा कम कंडक्ट करेगा, किससे, सिल्वर एंड कॉपर से, क्योंकि इसमें रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो रही है ना, तो ये कंडक्ट कम करेगा ना। वैसा ही सेमीकंडक्टर है एक जर्मेनियम, सेमीकंडक्टर बताया था ना, जिसमें बहुत कम इलेक्ट्रॉन पास होता है, 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। तो जर्मेनियम का क्या होता है, कितना होता है वो देखते हैं। ये होता है 0.6 ओम मीटर, 0.6। अब देखो सिर्फ 0.6 है, ये बाद वाला 10⁻⁻8 10⁻⁻8 नहीं है, यानी कि ये देखो इसमें रेजिस्टिविटी कितना ज़्यादा है, इसमें रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि ये कंडक्ट बहुत कम करेगा, इससे करंट बहुत कम पास होगा। समझ में आया? तो ये है रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में डिफरेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है कि वो अपोज करता है किसको, करंट के फ्लो को। रेजिस्टिविटी क्या है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक। तो रेजिस्टेंस जो है ना, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन रेजिस्टिविटी हर एक मटेरियल का अलग अलग अपना रेजिस्टिविटी होता है। समझ में आया? और रेजिस्टेंस के फार्मूला क्या है, ρL/A। और देखो रेजिस्टेंस रो पे डिपेंड कर, और जो रो है यानी कि रेजिस्टिविटी का फार्मूला देखो दोनों अलग है, ये है RA/L और ये क्या है ρL/A। तो यही का फर्क दिख रहा है। रेजिस्टेंस क्या है, वो अपोज करता है किसको, करंट के फ्लो को। रेजिस्टिविटी क्या है, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि कौन मटेरियल कितना ज़्यादा रेजिस्ट करता है। यानी कि अगर लकड़ी लेते हैं तो उसमें ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगी, मतलब वो ज़्यादा अवरोध पैदा करेगा, यानी कि करंट को जाने ही नहीं देगा। तो क्या होता है, इंसुलेटर होता है, उसमें करंट फ्लो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसमें रेजिस्टिविटी ज़्यादा है। ठीक, तो धन्यवाद आज के लिए। और अगला लेक्चर में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर पढ़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन।